Good morning, viewer. Today I come back with a long break, with a new subject and new topic for class सेकेंड ईयर. हम लोग जो आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वो सेकेंड ईयर का इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 3 सैलरी से हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं. टॉपिक नेम इज परक्विसेट्स और प्रिक. इट मीन्स अनुलाभ. अनुलाभ शब्द के अंतर्गत एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त विभिन्न प्रकार की सुविधाओं एवं लाभों को शामिल किया जाता है. कहने का मतलब है एम्प्लॉय को अपने ऑनर से क्या मिल रहा है. सैलरी के अदर हम बात करें तो उससे कुछ फैसिलिटीज दी जा रही हैं, उसे कुछ प्रॉफिट दिए जा रहे हैं. ये सुविधाएं अथवा लाभ नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारियों को स्वेच्छा से अथवा किसी अनुबंध के अधीन प्रदान किए जाते हैं. हो सकता है जब जॉब हमने ज्वाइन किया हो तो कंपनी का रूल्स हो, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ फैसिलिटीज कंपनी प्रोवाइड करवाती है. तो ये सब जब हम जॉब को ज्वाइन करते हैं तो एग्रीमेंट बेस पे आपको मिलता है. ये नगद या वस्तु या सुविधा के अनुसार दी जा सकती है. कैश में भी आपको मिल सकती है या कोई आपकी यूजफुल, आपके काम में आने वाली चीजें आपको दी जा सकती है. आयकर हेतु केवल सुविधाएं एवं लाभ ही अनुलाभ माने जाते हैं जो वस्तु अथवा सुविधा के रूप में प्रदान किए जाते हैं, लेकिन जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है. देखिए, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमें पता है कॉमर्स में आपकी जितनी भी चीजें होती हैं वो वैल्यूबल हो, मतलब मॉनेटरी टर्म में जो ट्रांजेक्शन होंगे उन्हें ही हम हमारे अकाउंटिंग में इंक्लूड करते हैं. तो टैक्स जो हमारा एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट भी यही मानता है कि ऐसी सुविधाएं एज अ बेनिफिट जिनको हम मॉनेटरी टर्म में देख सकते हैं उन्हें ही हम यहाँ इंक्लूड करेंगे. आयकर की दृष्टि से नगद मिलने वाले लाभ को भत्ता अथवा वेतन के स्थान पर लाभ कहते हैं. नगद मिलने वाले लाभ को मतलब जो हमें कैश में आपको कोई भी प्रॉफिट मिलता है, कोई भी बेनिफिट आपको मिलता है, कोई भी अलाउंसेस आपको मिलता है, तो उसे हम कहते हैं हमारे सैलरी के अदर देन हमें जो बेनिफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हमें मिला. अनुलाभों को हम बात कर रहे हैं अनुलाभ की, तो अनुलाभों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है. 3 टाइप की कैटेगरी हम यहाँ पर देखते हैं. फर्स्ट कैटेगरी की हम बात करेंगे तो फर्स्ट कैटेगरी में आपके वो सभी कर्मचारी आएंगे. फर्स्ट हम कैटेगरी अनुलाभ की बात कर रहे हैं तो ऐसे प्रिक्विसाइड जो सारे एम्प्लॉय के लिए क्या है, टैक्सेबल है. प्रिक्विसाइड टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय उनको उस पर टैक्स दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम बात करें तो फर्स्ट नाम हमारे पास आता है किराए से मुक्त मकान की सुविधा. किराए से मुक्त मकान की सुविधा आपको दी जा रही है, फैसिलिटी है आपको. किराए से मुक्त मतलब हमें इस केस में जो है हम जो रेंट पे करते थे वो हमें नहीं देना होगा. हम किराए के मकान में तो रह रहे हैं लेकिन हमारा रेंट कौन पे कर रहा है हमारी तरफ से, हमारा ऑनर, जिसके लिए हम काम करते हैं, जहाँ हम जॉब करते हैं, ठीक है, जिसके हम एम्प्लॉय है. इसको और अच्छे से समझते हैं हम. नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली किराए से मुक्त मकान की सुविधाएं 2 प्रकार की हो सकती है. 2 टाइप से हम यहाँ पर देखते हैं. फर्स्ट इज असज्जित मकान, जिसे हम बोलते हैं अनफिनिश्ड हाउस, ऐसे घर जो अनफिनिश्ड है. सेकंड हम कैटेगरी देखते हैं सुसज्जित मकान, यानी फिनिश्ड हाउस, बिल्कुल कंप्लीट तैयार आपको घर रहने के लिए मिल गया. इस सुविधा का मूल्यांकन आयकर
नियमानुसार करके कर्मचारी की कर योग्य आय में जोड़ा जाता है। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है, ऐसी सुविधा आपको मिल रही है जो हमारे इनकम टैक्स के एक्ट में टैक्सेबल है, जिसपे हमें इनकम टैक्स देना होगा। सेकंड हम बात करें तो सेकंड आपकी है होटल में रहने की सुविधा। आपको एक फैसिलिटी मिली है किसके लिए कि आप जाके होटल में रह सकते हैं और उस होटल का जो भी रेंट बनता है वो आपका ऑनर आपकी तरफ से पे करेगा। इसे और देखते हैं। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी सरकारी अथवा गैर सरकारी को आवास सुविधा होटल में उपलब्ध कराई जाती है तो इस सुविधा का मूल्यांकन आयकर नियमानुसार करके कर्मचारी की कर योग्य आय में जोड़ा जाता है। तो ये आपका प्रिक्विसाइड जो है वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। थर्ड हम बात करें तो थर्ड हमारे पास नाम आता है कर्मचारियों के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान। कर्मचारी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको पे किसने किया है? जहां वो जॉब करता है उसकी कंपनी ने, उसके ऑनर ने। और अच्छे से देखते हैं इसे। यदि नियोक्ता कर्मचारी के किसी ऐसे दायित्व का भुगतान करता है जो यदि नियोक्ता भुगतान न करता तो कर्मचारी को करना पड़ता, मतलब उसके लिए एक एक्सपेंसेस होता। तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता के द्वारा भुगतान की गई राशि अनुलाभ मानी जाती है। अगर हमारा ऑनर हमारी तरफ से कोई पेमेंट करता है तो वो हमारे लिए एक फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करवाएगा, तो इसे भी हम अनुलाभ में शामिल करते हैं। एवं कर्मचारी के वेतन शिक्षक की आय में शामिल किया जाता है और इसको हम उसकी सैलरी में ही इंक्लूड करेंगे। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस जो हमारा ऑनर हमारी तरफ से पे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के व्ययों का नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व वाली शिक्षण संस्था में। ये ऐसा नहीं हो, मतलब कर्मचारी को क्या करना था, एम्प्लॉय को अपने बच्चों की फीस पे करनी थी जिसको उसके ऑनर ने पे कर दिया। लेकिन केस ये होना चाहिए कि ऑनर कोई और अदर व्यक्ति हो, ये नहीं उसका खुद का ही क्या था, स्कूल था, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं उसके एम्प्लॉय के, और वो फीस जो है वहीं पे इंक्लूड कर रहा है, वहीं पेमेंट अपने आप को ही दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो, वो किसी अदर्स जो है अदर इंस्टीट्यूट में क्या करते हो, एजुकेशन लेते हो। सेकंड, कर्मचारी के पानी एवं बिजली के बिलों का नियोक्ता द्वारा भुगतान यदि पानी एवं बिजली का कनेक्शन कर्मचारी के नाम पर हो। थर्ड, कर्मचारी के होटल अथवा क्लब के बिलों का भुगतान नियोक्ता द्वारा। फोर्थ, कर्मचारी द्वारा लिए गए ऋण का नियोक्ता के द्वारा भुगतान। कर्मचारी द्वारा नियुक्त किए गए नौकर के वेतन का नियोक्ता द्वारा भुगतान। कर्मचारी के द्वारा देय आयकर का नियोक्ता द्वारा भुगतान। कर्मचारी के स्वयं की मोटर कार के खर्चों का नियोक्ता द्वारा भुगतान। ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस अपन ने देखे हैं जो कर्मचारी के थे लेकिन उसका ऑनर उसकी तरफ से उसका पेमेंट कर रहा है, तो वो एक एज अ सैलरी ही हम उसकी सैलरी में डिडक्ट इंक्लूड करेंगे। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। देखिए, यदि पानी, बिजली तथा गैस का कनेक्शन नियोक्ता के नाम से लिया गया हो, बाद में उसके बिलों का भुगतान भी नियोक्ता ने किया हो, तो ऐसी सुविधा केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए ही कर योग्य होगी। अब केस ये बन रहा है, यहाँ अभी हमने देखा था पानी गैस का कनेक्शन जो है नियोक्ता के नाम पर है और कर्मचारी के नाम पर है और नियोक्ता उसका पेमेंट कर रहा है, तब तो वो उसके लिए टैक्सेबल होगा। लेकिन केस ये बनता है आपका कि अगर ऑनर ने खुद ने अपने नाम से जो है कनेक्शन ले रखे हैं और फिर उस केस में वो पेमेंट करता है, तो फिर हम इसे स्पेशल कैटेगरी के जो आपके एम्प्लॉयर है उनके लिए ही इसको टैक्सेबल मानेंगे, यहाँ जो है इसको हम टैक्सेबल नहीं मानेंगे। यदि कर्मचारी को घरेलू नौकर की सुविधा देने हेतु नौकर की नियोक्ता के द्वारा की गई है तो वह उसका वेतन भुगतान करता है, तो ऐसी सुविधा भी विशिष्ट कर्मचारी के लिए ही होगी। अभी हम यहाँ जो है एक नॉर्मल कर्मचारी की, सारे एम्प्लॉयज की हम बात कर रहे हैं, कैटेगरी हमने जो है नॉर्मल कैटेगरी ली है, तो उस कैटेगरी में अगर हम बात करें कि जो कर्मचारी है उसने अगर किसी को एज अ सर्वेंट अपॉइंट किया है अपने घर में
और जो उसका ऑनर है, जो उसका मालिक है, जहाँ वो काम करता है, उसका बॉस है, उसने अगर पेमेंट दिया है सर्वेंट को, तब तो वो उसके लिए टैक्सेबल है। लेकिन केस ये बनता है कि हमारा जो बॉस है, हमारा जो ऑनर है, उसने ही अपॉइंट किया था उस सर्वेंट को और वो ही खुद उसको पेमेंट देता है। तो इस केस में ये जो पेमेंट होगी ये स्पेशल कैटेगरी के एम्प्लॉयज के लिए ही टैक्सेबल होगी। क्लियर है दोनों पॉइंट आपको? कहने का मतलब है यहाँ पर जो भी अपॉइंटमेंट हो, अगर एम्प्लॉय ने खुद ने अपॉइंट किए हैं तब तो टैक्सेबल है। अदरवाइज अगर आपके बॉस ने, आपके ऑनर ने किसी को अपॉइंट किया है तो फिर वो स्पेशल कैटेगरी के आपके एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होगा। फोर्थ पॉइंट है कर्मचारी के जीवन बीमा अथवा वार्षिकी के प्रीमियम का नियोक्ता के द्वारा भुगतान। कर्मचारी का जीवन बीमा यानी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है एम्प्लॉय ने, उसके जो प्रीमियम बनता है उसको ऑनर ने पे कर दिया, तो ऐसा प्रीमियम जो है वो अनुलाभ कहलाएगा और सैलरी में वो इंक्लूड होगा, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो हम पढ़ते हैं अदर फ्रिंग्स बेनिफिट मीन्स आनुषंगिक लाभ। अदर्स, आप इसके अदर्स आप देखें कोई आपको जो है प्रॉफिट मिलता है, जिसे हम बात करें तो हमारे फाइनेंशियल एक्ट 2003 की सेक्शन 17(2) आपको एक जो है वो आपको बताता है, एक वाक्य आपको बताता है जिसमें लिखा है आनुषंगिक लाभों को अनुलाभों में सम्मिलित किया गया है। मतलब अदर फ्रीक्वेंसी बेनिफिट आपको अगर मिलते हैं तो वो भी आपके प्रिक्विसाइड्स कहलाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो अधिवार्षिकी निधि में नियोक्ता का अंशदान, मतलब कंट्रीब्यूशन टू एन्युटी। अधिवार्षिकी में नियोक्ता का अंशदान गत वर्ष में 1,50,000 से अधिक है तो अधिक के कर्मचारी के लिए अनुलाभ के रूप में कर योग्य होगा। हमारे ऑनर ने, हमारे बॉस ने कंट्रीब्यूट किया है किसमें? एन्युटी में। अगर ये ऐसा कंट्रीब्यूशन 1,50,000 से ज्यादा है तो वो एक्सेस अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगा। ये तो हमने बात की थी ऑल एम्प्लॉयज की, ये हमने फर्स्ट कैटेगरी देखी। सेकंड कैटेगरी की हम बात करें तो हमारे आते हैं स्पेशल एम्प्लॉय, केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य अनुलाभ। देखिए इसमें निम्नलिखित अनुलाभ केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए ही कर योग्य होते हैं। जैसे हम बात करें स्पेशल कैटेगरी का एम्प्लॉय आपका कौन सा होगा, आपके माइंड में ये बात आई होगी स्पेशल यानी विशिष्ट कर्मचारी हम माने किसको? देखिए उसकी डेफिनेशन है एक ऐसा कर्मचारी जो निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो तो वो आपका विशिष्ट कर्मचारी कहलाएगा। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारी शर्त है वह कंपनी का संचालक हो, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सेकंड, उसका नियोक्ता कंपनी में सार्वजनिक हित हो, अर्थात उसके पास नियोक्ता कंपनी के कम से कम 20% मताधिकार वाले अंश हो, वह इन अंशों का लाभभोगी स्वामी हो। कहने का मतलब है जो भी एम्प्लॉय है उसका जो जहां वो काम करता है उसका वहां पर सार्वजनिक हित हो, मतलब उसका इंटरेस्ट हो। क्यों? क्योंकि उसके खुद के शेयर उस कंपनी में लगे हुए हैं। कितने परसेंट? 20%। समझ गए? थर्ड पॉइंट आता है गत वर्ष मौद्रिक कर योग्य आय की राशि 50,000 से अधिक हो। गत वर्ष यानी हम देखेंगे लास्ट असेसमेंट ईयर, वहां हम देखेंगे उसकी टैक्सेबल इनकम, अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो वो कहलाएगा आपका स्पेशल कैटेगरी एम्प्लॉय। इन 3 शर्तों में से एक भी शर्त आपकी पूरी हो जाती है तो हम उसे स्पेशल कैटेगरी एम्प्लॉय में डालेंगे। कौन कौन सी? रिपीट करते हैं हम। फर्स्ट, वह कंपनी का संचालक हो। सेकंड, उसका कंपनी में सार्वजनिक हित हो, 20% के शेयर उसके हो। थर्ड, उसकी टैक्सेबल
इनकम 50,000 से ज्यादा हो। ये हमने 3 पॉइंट इसके देखे हैं। अब हम इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आपको। हम बात कर रहे हैं स्पेशल कैटेगरी एम्प्लॉय की। यहाँ हमारे पास आया था 50,000 रुपीज की गणना, मतलब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 50,000 की इनकम, तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। उसमें हम देखिए मूल वेतन, सभी प्रकार के भत्तों की कर योग्य राशि, बोनस, कमीशन, ग्रेच्युटी, पेंशन, क्षतिपूर्ति, अर्जित अवकाश वेतन, यात्रा सहायता का कर योग्य भाग, कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान, चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति का कर योग्य भाग। चिकित्सा व्यय मीन्स मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉय को मिली है, उसका वो पार्ट जो टैक्सेबल है, हम आगे पढ़ चुके हैं इसे। फिर है आपका जीवन बीमा पॉलिसी एवं वार्षिकी का नियोक्ता द्वारा भुगतान, कर्मचारी द्वारा दिए गए व्यक्तिगत व्ययों का नियोक्ता द्वारा भुगतान या प्रतिपूर्ति, किंतु भविष्य निधि का कर योग्य भाग को नहीं लेते। प्रोविडेंट फंड का कोई टैक्सेबल पार्ट है, उसे हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। हम सैलरी काउंट कर रहे हैं कितनी, 50,000 या मोर देन। उसमें हम सैलरी में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, बेसिक सैलरी हम ले रहे हैं, सारे ड्रेंसेस जो आपके टैक्सेबल है उन्हें हम ले रहे हैं, बोनस हम यहाँ ले रहे हैं, कमीशन कोई मिलता है वो हम ले रहे हैं, ग्रेच्युटी हम यहाँ ले रहे हैं, पेंशन अगर मिलती है वो, क्षतिपूर्ति कंपनसेशन आपको मिला है तो वो, अर्जित अवकाश वेतन आपको मिला है वो आप लेंगे, यात्रा सहायता के लिए आपको कोई पैसा मिला है वो आप यहाँ लेंगे, और एम्प्लॉय के कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके ऑनर ने उसको पे किया है तो वो पेमेंट का अमाउंट हम यहाँ लेंगे। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी जो है वो आप यहाँ लोगे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ आपको लेनी है, एन्युटी का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय ऑनर ने किया है एम्प्लॉय के लिए वो हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपको इंक्लूड करने हैं और हमें देखना है उसकी इनकम 50,000 या मोर देन 50,000 है। उपयुक्त सभी राशियों का योग सकल मौद्रिक आय कहलाएगा। ये आपकी जो है इनकम, ग्रोस इनकम आपकी कहलाएगी। इस योग में की कुल राशि में से धारा 16 में वर्णित, धारा 16 आपको बताती है, वो हमें बताती है प्रमाणित कटौती, मनोरंजन भत्ते की कटौती, नियोजन कर की कटौती, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। इन सबको हम उस ग्रोस इनकम में से लेस कर देंगे। फिर हम देखेंगे हमारी नेट इनकम 50,000 या मोर देन 15,000 है, 50,000 है, तो हम उसे ऐसे एम्प्लॉय को स्पेशल कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। देखिए, एक विशिष्ट कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई निःशुल्क अथवा रियायती दर के सभी लाभ एवं सुविधाएं कर योग्य होती हैं। एक स्पेशल कैटेगरी वाला अगर एम्प्लॉय मीन्स, स्पेशल कैटेगरी वाला एम्प्लॉय कौन सा है, जिसकी इनकम 50,000 या मोर देन 50,000 है, तो ऐसे एम्प्लॉय को जितनी भी फैसिलिटी दी जाएगी वो टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों की शिक्षा सुविधा, बिजली पानी गैस की सुविधा, घरेलू नौकर की सुविधा, मोटर कार की सुविधा, ये सारी फैसिलिटी उसकी टैक्सेबल कहलाएगी। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। कर्मचारी को कोई सुविधा देने और कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान करने में अंतर होता है। हम फैसिलिटी दे रहे हैं उसको, प्रिक्विसाइट्स दे रहे हैं, या हम उसकी तरफ से कोई पेमेंट कर रहे हैं, उसका डिफरेंस समझिए। उपयुक्त सुविधाएं केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए ही कर योग्य है, चाहे नियोक्ता ये सुविधाएं अपने साधनों में से दे या इसके लिए अन्य व्यक्तियों को भुगतान करे। लेकिन यदि इन सुविधाओं के संबंध में कर्मचारी के दायित्व का भुगतान नियोक्ता करता है तो ऐसा भुगतान सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। अगर स्पेशल एम्प्लॉय है तो उस केस में हम टैक्सेबल मानेंगे अगर उसको कोई भी फैसिलिटी मिलती है और ऑनर अपने जो ऑनर के खुद के पर्सनल
जो है फैसिलिटीज हैं वहां से वो दे, या जैसे उसका खुद का इंस्टीट्यूट चलता है, वहाँ उसके एम्प्लॉयर के जो है बच्चे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उनको एजुकेशन दिया जा रहा है और कोई पेमेंट नहीं लिया जा रहा है, या वो किसी और इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विशिष्ट एम्प्लॉयर, स्पेशल एम्प्लॉय आपका है तो उसके लिए ये सब फैसिलिटी टैक्सेबल होगी। लेकिन हम अदर्स की एम्प्लॉय की बात करें तो अगर भुगतान ऐसा पेमेंट जो है नियुक्ता करता है तो वो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। यदि कर्मचारी को एक से अधिक नियोक्ता से वेतन मिलता है तो विशिष्ट कर्मचारी के निर्धारण में सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन को शामिल किया जाएगा। हो सकता है एम्प्लॉय ऐसा है कि वो पार्ट टाइम जॉब करता है, 2-3 जगह जॉब करता है, तो उसको जहाँ अलग अलग ऑनर से जो सैलरी मिलती है सबको हम इंक्लूड करेंगे। यदि कर्मचारी 2 या 2 से अधिक संस्थाओं में कार्यरत है, वे उनमें से किसी एक में संचालक है अथवा किसी एक कंपनी में सार्वजनिक हित है तथा उक्त अनुलाभ केवल इसी कंपनी ने दिए हैं तभी कर योग्य होंगे। ऐसी कंपनी जिसने उक्त अनुलाभ दिए हो किंतु कर्मचारी का उसमें सार्वजनिक हित नहीं है अथवा उसका संचालक नहीं है तो ऐसे अनुलाभ विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य नहीं होंगे। अब हम बात कर रहे हैं जो एम्प्लॉय है, 2 से ज्यादा जो है 2 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन है या 2 से ज्यादा कंपनीज में काम करता है और वहां पर वो क्या है, किसी एक में डायरेक्टर की पोस्ट पे है और या उसका कोई सार्वजनिक हित है, हमने देखा था ये डेफिनेशन में, या किसी कंपनी ने ये रिक्वेसाइज जो है उसको दी है, तो ये सारी फैसिलिटी उसके लिए टैक्सेबल होगी। ठीक है, अब हम जो करेंगे वो हम करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पेशल कैटेगरी एम्प्लॉय। स्पेशल कैटेगरी का एम्प्लॉय हम यहाँ देखेंगे, मीन्स स्पेशल कैटेगरी का एम्प्लॉय कौन सा होगा, डायरेक्टर हो या उसका कंपनी में सार्वजनिक हित हो या उसकी इनकम 50,000 से ज्यादा हो। इस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करते हैं ताकि ये पॉइंट आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स सी इन द वीडियो। इलस्ट्रेशन 3.18 रिलेटेड टू स्पेशल कैटेगरी एम्प्लॉय। हम देख रहे थे अनुलाभ देख रहे थे विशिष्ट कर्मचारियों के लिए, उससे रिलेटेड आपकी एक इलस्ट्रेशन आपको गिवन है 3.18। आपको दे रखा है रमंड आरबी लिमिटेड एंड एबीडी लिमिटेड में अंशकालीन कर्मचारियों के रूप में विक्रयकर्ता नियुक्त है। उसकी आपको इनकम के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बेसिक सैलरी दे रखी है आपको दोनों कंपनी के लिए, ड्रेंस अलाउंसेस दे रखा है, एजुकेशन अलाउंसेस फॉर 2 चिल्ड्रन। एजुकेशन अलाउंसेस के लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या है उसके लिए एग्जाम्प्ट है आपके 100 रुपीज, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन पर मंथ। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे 100 इंटू 2 इंटू 12, तो आपका एग्जाम्प्ट अमाउंट जो आएगा वो आएगा 2400 और यहाँ आपको अमाउंट दे रखा है 3000, तो 3000 में 2400 जो है वो अपन एग्जाम्प्ट का दिखा देंगे, बाकी का आप टैक्सेबल दिखाओगे। फिर है आपका रिम्बर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ लाइट एंड गेज। क्या किया है, ऑनर ने उसके लाइट का और गेज का जो है बिल पे कर दिया है, तो वो दिखा देंगे हम 2400 का, टैक्सेबल होगा। फिर है मेडिकल अलाउंसेस उसको दिया गया है 2000 का, या हम दोनों कंपनी के लिए वो काम कर रहा है तो दोनों का टोटल करके हम उसकी जो है टैक्सेबल जो है वो इनकम निकालेंगे। और यहाँ आपको दे रखा है ट्रीटमेंट वॉज टेकन इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। मेडिकल बिल आपको मिला है और ट्रीटमेंट जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो करवाता है 4700 का। क्या करेंगे हम इसको हम टैक्सेबल ही लेंगे। फैसिलिटी दी गई है तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम तो विशिष्ट कर्मचारी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें देखना विशिष्ट रेमंड जो है वो विशिष्ट कर्मचारी है या नहीं है, तो उसके लिए हम टैक्सेबल जो है इनकम देखते हैं, 50,000 या मोर देन 50,000 है तो वो विशिष्ट कर्मचारी आपका कहलाएगा। फिर आपको दे रखा है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू
RPD यानी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में उसने कंट्रीब्यूशन किया है कितना 2000 का। देखिए प्रोविडेंट फंड के लिए हमने देखा था अगर आपका जो है कर्मचारी जो है वो प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो वो उसके लिए एग्जम्प्ट होता है। मतलब हम जब सैलरी देख रहे हैं 50,000 के लिए तो उसके लिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम इस अमाउंट को नहीं लेंगे। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन उसको मिला है, हमने पढ़ा था। हम अगर फैसिलिटी किसी स्पेशल कैटेगरी स्पेशल एम्प्लॉय को ही मिलती है तो वो टैक्सेबल होती है। यहाँ सबके लिए उसने फ्री जो है रेंट फ्री अकोमोडेशन यानी किराया मुक्त मकान की उसने सुविधा दी है। तो ये आपकी जो है ये आप सैलरी को काउंट करने के लिए इसको नहीं लेंगे 5000 का अमाउंट। तो देखिए हमने इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हमने क्या क्या अमाउंट लिया है। बेसिक सैलरी ली है दोनों की, कंपनी की 50,000 और 30,000, 80,000 आपका हो गया। ड्रेंस अलाउंसेस आपके दोनों कंपनी के ले लिए 6,000, 4,000, तो ये 10,000 हो गया। एजुकेशन अलाउंसेस मैंने बता ही दिया 3,000 का था, उसमें एग्जाम्प्ट हो गया 2,400, तो 600 हमने इंक्लूड कर दिया। रिम्बर्समेंट ऑफ लाइट गैस बिल आपने ले लिए, मेडिकल अलाउंसेस यहाँ पर ले लिया और मेडिकल रिम्बर्समेंट अपना ले लिया। मतलब एक तो अलाउंस मिला है और एक उसको सुविधा मिल गई, उसने ऑनर ने जो है वो पेमेंट उसकी तरफ से कर दी है। फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 50,000 की अमाउंट की, तो उसमें हम इसको टैक्सेबल नहीं दिखाते। फिर आपके पास में आता है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये सबके लिए आपको फैसिलिटी ऑनर ने दी है तो ये यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी। फिर हम निकालते हैं ग्रोस सैलरी, सारा टोटल किया, ग्रोस सैलरी आपकी आई। फिर हमने एक स्टैंडर्ड देखा था, आपका स्टैंडर्ड जो है US 16 जो है वो आपको बताता था हम क्या देखते थे, उसमें से हम 2-3 चीजें जो है उसमें से एग्जम्प्ट होती थी। फर्स्ट था प्रमाणित कटौती, मनोरंजन भत्ते की कटौती, नियोजन कर की कटौती। इनको हम क्या कर देते थे, इनको हम लेस कर देते थे। तो यहाँ देखिए यहाँ आपको अमाउंट जो है उसके बाद हम देखते थे 50,000 का, तो यहाँ आपको एक अमाउंट गिवन है। उस जो इनकम है उसमें से हम 3 रिडक्शन देखते थे, एक तो आपका था प्रमाणित कटौती, मनोरंजन भत्ते की कटौती और नियोजन कर की कटौती। तो देखिए यहाँ पर कोई मनोरंजन भत्ता या एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कुछ नहीं है और कोई भी टैक्स जो है वो नहीं दिया गया है, सिर्फ हम एक जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन हम दे देंगे। उसके लिए देखिए आपको पॉइंट दे रखे थे, हम क्या देखते थे 40,000 या ग्रोस सैलरी, जो भी दोनों में से कम है वो आपको उसका जो है एग्जाम्प्ट हम मानते थे। यहाँ हम जब देख रहे हैं ग्रोस जो इनकम है 99,700 हो रही है और हमें एक फैसिलिटी मिलती थी 40,000 की, तो यहाँ हम देख रहे हैं लेस देन जो है वो 40,000 है, तो इसलिए हमने ग्रोस इनकम में से 40,000 जो है वो एग्जाम्प्ट कर दिया। तो हमारे पास नेट जो है टैक्सेबल अमाउंट जो हम देख रहे हैं वो हमारा निकल के आया 59,700। हम देख रहे थे स्पेशल कैटेगरी एम्प्लॉय, तो देखिए उसके लिए हम देखते थे यहाँ इसने क्वेश्चन में बोल दिया था उसका जो मिस्टर रेमंड जो है उसका कंपनी में कोई भी सार्वजनिक नहीं है, वो कोई डायरेक्टर नहीं है। सिर्फ हमें एक पॉइंट चेक करना था, हमें देखना था उसकी जो इनकम है वो 50,000 या मोर देन 50,000 है। तो यहाँ इनकम जो है मोर देन 50,000 है, इट मीन्स रेमंड जो है वो आपका एक स्पेशल कैटेगरी का एम्प्लॉय है। तो हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं रेमंड को दोनों नियोक्ताओं से प्राप्त कर योग्य मौद्रिक राशियों का योग 50,000 से अधिक है, अतः रेमंड जो है वो विशिष्ट कर्मचारी है। क्लियर।